औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाक़िफ़ से होंगे। आज तरबियती नशिस्त का हमारा 17वां दिन है और आज मैंने पिछली वीडियो में नब्ज़े वाक़िया फ़िल वस्त के बारे में बात की है, यानी वो नब्ज़ जो कि चलते चलते जहाँ रुकना चाहिए था वहाँ पे भी ठोकर लगा देती है। चल रही है, रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, ऐसे समझे। चल रही है, रुक रही है सेंटर में, फिर चलती है, फिर सेंटर का वक्फा लेती है, फिर चलती है, फिर चलती है, ऐसे करके जहाँ रुकना था वहाँ भी उसने ठोकर लगा दी। मैंने नब्ज़ गज़ाली से और नब्ज़ मुतरक़ी से इसका मवाज़ना करके आपको बताया था कि ये कहाँ पाई जाती है, और साथ में मैंने बताया कि ये किसी भी तहरीक में मुमकिन है, इलाज हम तरियाक से करेंगे। और साथ में मैंने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो जाती है, या फिर जब आपके अंदर कहीं कोई फर्मेंटेशन हो रही है, आपकी बॉडी में कोई खमीर और ताफुन पैदा हो रहा है, उसकी वजह से खून के अंदर जो ताफुन है वो दिल की शरियानों में दब गया है, फंस गया है, आपको ब्लॉकेज हो गई है हार्ट की। ये एक बहुत बड़ा राज है जो वाक़िया फ़िल वस्त में हमने बयान किया। बहुत सी नब्ज़ शनासी पर किताबें लिखी हुई हैं, मगर वाक़िया फ़िल वस्त के लिए खामोशी इख्तियार की गई। कानून मुफीद रज़ा के खासकर कहा गया कि बस ये ज़रूरी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। ये याद रखिए कि एक तबीब नब्ज़ के इल्म को या नब्ज़ के फ़न को हासिल उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो नब्ज़ की मश्क ना करे, नब्ज़ पर महारत ना ले, तजुर्बा ना करे। आपने अपने आप को तजुर्बात की कसौटी से मनवाना है। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसकी नब्ज़ अजीम है मगर बती है, उसकी शरियान सुलभ है मगर बती है, जो कवाम चल रहा है वो सुस्त है। मैंने मरीज से कहा कि क्या मामलात हैं। उसने बताया कि मुझे पिछले 8-9 महीने से पखानों का मसला है, दस्तों का मसला है, संगरहनी का मसला है, IBS का मसला है। तो पहली बार ये नब्ज़ देखी थी, पहले कभी किसी किताब में पढ़ा ही नहीं था कि अरीज़ भी होगी, मतलब इख्तलाफ नहीं मौजूद था, अर्ज़ था, अज़म में थी, माज़रत के साथ सुलभ थी मगर बती थी, सुस्त थी। हालांकि इसको सही होना चाहिए, जल्द भी खुरदरी सी थी, लेकिन मोशन बार बार आने से जो कुछ नमकियात और पानी की रतूबत थी वो भी ड्रेन हो रही थी, खुरदरा से जिस्म हो गया था मरीज़ का। ठीक 5 से 7 दिन के बाद यही मरीज़ दोबारा इसी हालत में, इसी नब्ज़ के साथ मरीज़ दोबारा आ गया। एक और मरीज़, नब्ज़ चेक की तो यही अंदाज। कुछ टाइम गुजरा, काफ़ी अरसा, मरीज़ मेरे पास फिर आया, एक और नब्ज़ उसका यही अंदाज। तो पहले मरीज़ की जो नब्ज़ मैंने देखी और उससे मुझे पता चला कि इसको संगरहनी का मसला चल रहा है। तो बाद में आने वाले दोनों मरीज़ों को मैंने बताया कि आपको संगरहनी का मसला है, आपके पखाने लगते हैं आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तबीब जब गौर व फिक्र करेगा, मुशाहिदा करेगा, तजुर्बे में लाएगा चीज़ों को, फिर जाके उसकी अक्ल साबित होगी और वो ये असूल लिखेगा कि अज़म में थी नब्ज़ अज़म में थी, शरियान उसकी सुलभ थी मगर वो बती थी। तो हमने संगरहनी में ये मर्ज़ देखा था। और उसके बाद जब भी ये अंदाज़ मुझे मिला, मैंने मरीज़ को कहा कि आपको ये मसला है, तो मरीज़ ने हर बार हामी भरी। हर आने वाले उम्र, जिन्स, कदो-कामत, सेहत से फ़र्क नहीं था, उसने ये हामी भरी कि जी मुझे बिल्कुल पखाने, दस्तों का मसला है। तो सामीने किराम, आप भी जब नब्ज़ों पर महारत हासिल करना शुरू हो जाएंगे तो आपके अपने मुशाहिदे में नब्ज़ आएगी, नई अलामात के साथ, नए मामलात के साथ, नए अंदाज के साथ। वो फिर आप उसको याद करते जाएंगे और लिखते जाएंगे और अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह से आप माहिर नब्बाज हो जाएंगे। कोई इल्हाम तो नहीं होता, कोई वही तो नहीं आती नब्ज़ शनासी के लिए। हाँ, ये अल्लाह ताला हमदर्द दिलों पर इसका इल्म उतारता है, क्योंकि वो गौर व फिक्र करता है। कुरान हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में, अल्लाह की दी गई इस कायनात में, वही फलाह पाते हैं।
تو آپ نے فلاح پانی ہے، فلاح کا راستہ آپ کا غور و غوض سے ہے، آپ مشاہدہ کریں، آپ تجربہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے نئی نئی باتیں اوپن ہوتی جائیں گی۔ تو واقعہ فی الوسط میں جب بھی یہ نبض دیکھی ہے ہارٹ کی بلاکیج موجود ہے۔ آج ہم دوسری نبض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے نبض مسلی۔ صابر صاحب نے فرمایا یہ چوہے کی دو دمیں، ایک ذنب الفار پڑا تھا، چوہے کی دم کی طرح شروع میں موٹی اور بتدریج باریک ہو گئی، اور پھر باریک سے پھر موٹی ہوئی اور پھر باریک ہو گئی۔ یہ چوہے کی دو دموں کو موٹائی سے جوڑ دے، اس طرف بھی باریک اس طرف بھی باریک، یعنی ایک ایسی نبض جو بیچ میں موٹی اور دونوں کونوں پر باریک ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو تھوڑی زیادہ عمر کی ہوں گے یا پھر جن کا مشاہدہ ایسا ہوگا، گھر میں دادی نانی ماؤں کو دیکھا ہوگا، اب تو خیر چرخوں کا انتظام نہیں ہے، مگر اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو چرخہ آپ کے سامنے آئے گا۔ چرخے کو جب کرا جاتا تھا، اس میں اون یا سوت لپیٹا جاتا تھا، تو وہ ایک تکلا ہے، سلائی ہے لوہے کی یا لکڑی کی، جس کے اوپر اون لپٹی ہوتی تھی، وہ موٹی ہوتی ہے سینٹر میں اور باریک ہوتی ہے سائڈوں سے۔ یا گاجر یا مولی کو موٹی والے حصے سے آپس میں جوڑ دیں تو دونوں کنارے پتلے، سینٹر سے موٹی، ٹھیک ہے، اس کو تکلا، سوا یا چرخے میں ڈالنے والی وہ جو ہے اس کو عربی میں مسلح کہتے ہیں۔ تو اس لیے نبض مسلی درمیان سے موٹی اور سائڈوں سے باریک ہوتی ہے۔ اس کو ہم نبض سے کیسے سمجھیں گے؟ بات سمجھیے گا، یہ میرے پاس میرا نبض ماپنے کا یہی اوزار ہے۔ اس کو سبابہ کہتے ہیں، اس کو وسطی کہتے ہیں، اس کو بنسر کہتے ہیں، اس کو خنصر کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ سبابہ اور خنصر تک کا یہ ہمارا طول ہے، طوالت ہے مریض کی شریان پر۔ میں نے مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ سبابہ کی اس ابتدا سے نبض باریک ہے، اور یہاں سے چلتی چلتی اس وسطی کی یہاں اس آخر تک وہ بتدریج موٹی ہو گئی ہے، پھر یہاں اس آخر سے شروع ہو کر خنصر کی آخری حصے تک یہ موٹی سے پھر باریک ہو گئی ہے۔ ادھر وہ موٹی تھی اور ان دونوں کارنرز پر وہ باریک تھی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مریض کی نبض ادھر بھی پتلی ہے ادھر بھی پتلی ہے، مگر ان دو بالکل وسط میں اچھی خاصی ان دو پوروں میں موٹائی کے ساتھ بتدریج باریک سے اعظم کی طرف اور باریک سے اعظم کی طرف اور اعظم سے باریک کی طرف، اس طرح سے یہ ایک موٹا اور باریک، یا پھر یوں سمجھ یہ باریک اور یہ سینٹر میں حصہ موٹا ہے۔ یہ نبض جب آپ کو ملتی ہے تو انتہائی ضعف قوت کے اندر انتہائی ضعف آ چکا ہے، قلب کی قوت کے اندر، جسم کی قوت کے اندر ضعف کی علامت ہے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں یہ بتایا، ان کا مشاہدہ جو آج آپ کے گوشے گزار بھی کر رہی ہوں، کہ یہ کوئی خون کا قوام زہریلا نہیں ہوا، کوئی کھا کے زہر نہیں آیا، کوئی گرمی سردی کا ورم بڑھ کے زہر نہیں اندر بنا، یہ ایسا کوئی زہر نہیں ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر بن گیا تھا، بلکہ یہ وہ زہر ہے جو اسٹیرائڈ، ہیوی انجیکشنز زہر کی شکل میں یا کسی نے کھانے میں سلو پوائزن کی شکل میں آپ کو دے دیا اور وہ مریض نے کھا لیا، رفتہ رفتہ وہ زہر اس کو اندر سے کاٹتا جا رہا ہے اور حتیٰ کہ اس کی قوت فنا ہو گئی۔ یہ نبض انتہائی ضعف، یا مریض کو زہر دیا گیا ہے یا اس کو کوئی ایسی دوا دی گئی ہے جو زہریلی نوعیت کی تھی، یہ تب بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ڈاکٹرز، کیونکہ میں مشاہدے میں رہتی ہوں، مریض آ کر کے بتاتے ہیں، جب میں طبیبہ نہیں تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو کوئی مسئلہ بنا تو والدہ اس کو کسی قریب کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، تو اس نے دیکھا بچے کو بخار ہے، اس نے انجیکشن بھرا، شاید وہ ایکسپائری تھا انجیکشن، یا وہ اس بچے کی پوٹنسی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بچے کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اس نے بچے کی آئی وی میں لگا دیا۔ جب لگایا تو وہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، چل نہیں سکا، الٹی آ گئی، جی متلانے لگا اور فوراً ایمرجنسی کی کیس بن گیا۔ تو یہ دوا نے کیا کیا؟ اس وقت
जब कि जहर दिया जाए, जहर पुराना हो जाए, जहर खिला दिया गया, आपको पता नहीं लगा। हैवी स्टीरॉइड, हम तो कहते हैं कि जब मैं अदवियात साजी के बयान में इंशाल्लाह ये हिस्सा मैंने वहाँ रखा है, हम आपको बताएंगे कि दवा आपके जिस्म में मुख्तसर टाइम के लिए रहती है, अपना काम करती है और जिस्म से निकल जाती है, मगर एक अरसे तक जब आप दवा का इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारे पास मरीज आते हैं ना, बीपी की गोली सारी ज़िंदगी की खा रहे हैं, शुगर की सारी ज़िंदगी की खा रहे हैं, खून पतला करने की, मैदे की जलन ख़त्म करने की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी की खा रहे हैं। ये क्या है? ये अद्वियात जो इतने लंबे अरसे खाई जा रही है वो अब आपके जिस्म की ज़रूरत बन गई है, वो दवा नहीं रही, उसके बगैर आप चल नहीं सक रहे हैं। तो भाईजान, स्लो पॉइजन, पुराना जहर जो रफ्ता रफ्ता कुव्वतों को फना कर रहा है, स्टीरॉइड जो आपके अंदर की कुव्वत मदाफियत को, कुव्वत वानी को, कुव्वत मुदब्बर बदन को, ज़िंदगी की उस दिए को बुझाने पर नाफिज हो चुका है, बिल्कुल जुम्बुल फार की तरह। नब्ज़े जुम्बुल फार मोटी से बारीक होती गई है, नब्ज़े मुसल्ली जितनी किनारों से, अपने किनारों से जितनी बारीक होती जाएगी, मर्ज की शिद्दत उतनी आती जाएगी। तो नब्ज़े वाक़िया फिल वस्फ़ में अगर आपके पास कोई शख्स आता है, आप देखते हैं कि उसका कोई मामला है, उससे पूछें, दरियाफ्त करें, भाई कुछ जहरीली दवाइयाँ खा रहे हो, स्टीरॉइड खा रहे हो, कोई इंजेक्शनों पे ख़ुद को लगाया हुआ है, उसको ख़त्म करो। कोई ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने दे दी हो, तबीयत ख़राब हो गई हो तो बताओ, मरीज़ से बाज़दश्त करें, उसके सारे हालात और वाक़ियात पहचानने की कोशिश करें। तो नब्ज़े मुसल्ली बयान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साबिर साहब ने भी इसका जिक्र किया है, गो के मुख्तसर किया, मगर ये बताया ज़रूर है कि इसकी भी ज़रूरत होती है और मरीज़ों में ये भी पाई जाती है। नब्ज़े मुसल्ली जब आप कभी पाएंगे तो तरियाक देंगे, मरीज़ की बीमारी का दर्जा देखेंगे और उसको तरियाक देंगे, मरीज़ की बीमारी की कंडीशन देखेंगे, उसकी नब्ज़ देखेंगे, जिस तहरीक में आपको ये नब्ज़ मिल रही है उसी तहरीक के मुताबिक उसको दवा देंगे तरियाक दर्जे की, तो इंशाल्लाह ये मरीज़ आपका सेहतयाब हो जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि नब्ज़े मुसल्ली आपको अच्छे से समझ आई है। सबाबा से इसके आखिर तक बतदरीज मोटी अज़म की तरफ, और यहाँ से बतदरीज खंसर की आखिर तक बारीक होती चली जाए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।